तो क्या आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में आज की सीरीज दैट इज़ हड़प्पा सिविलाइजेशन, मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, सोसाइटी एंड रिलीजन। मतलब एक तरफ से आप बोल सकते हो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का कंप्लीट जो है निचोड़ होने वाला है गाइस। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वाला जो हमारे सीरीज़ देखोगे जिसमें हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के पूरे ओवरऑल के बारे में पढ़ा, ठीक है, किस तरह से जो एग्रीकल्चर का फॉर्मेशन, किस तरह से उसका ओरिजिन हुआ, किस तरह से उसका जो है डिक्लाइन हुआ, तो हमने वो अच्छे से पढ़ लिया था। आई होप कि आप सबने वो देख लिया होगा गाइस। इसी के साथ जो हमारे चैनल पे जो है ल्यूसेंट सीरीज वो स्टार्ट हो गई है। तो अगर अपने अपने बेसिक्स जो हैं वो ठीक करने हैं, प्लस इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, क्योंकि हमको पता है कि जो बेसिक्स बिल्कुल क्वेश्चन तो डायरेक्टली वहीं से होते हैं, तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में दैट इज़ ल्यूसेंट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप उसमें भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ओके, तो आज के अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले वाला चैप्टर देख लिया होगा। तो उसी से पहले हम आज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट वाला है, मैं आपको यहीं बता दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फ्रॉम विलेज टू टाउन्स एंड सोसाइटी। ठीक है, किस तरह से गांव से लेकर एक नगर और शहरों की तरफ चले, एक टाइम पीरियड किस तरह से चला। ठीक है ना, उसके बाद सोर्सेज टू नो, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जियोग्राफिकल स्प्रेड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रखते हैं ना। इस इन साइट्स के बारे में डायरेक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है गाइस। तो इन साइट्स के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। दैट इज हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो तो सबसे बड़े फेवरेट है ही है। कालीबंगा उल्लातोलन भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है ही है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसके लिए जाना जाता था। ठीक है, तो दैट इज टाउन प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। पोएट्री भी सेकंड नंबर पे आता है। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। एंड इन द स्क्रिप्ट सबसिस्टेंट पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद एस्टेब्लिशिंग ऑफ ट्रेड नेटवर्क्स, किस तरह से उनका ट्रेड नेटवर्क चले थे। हमने देखा कि इजिप्टियन, यहाँ की ईरानियन, ओके, ग्रीस, इन जगहों की जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी हमको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नॉन फॉर इट्स रॉ मटेरियल। तो उसके रॉ मटेरियल का सोर्सेज क्या थे वो पढ़ेंगे। ओके, एक्सचेंज सिस्टम, जिसमें हम बांटेंगे बार्टर सिस्टम की, उस टाइम के पीरियड में जो मनी का फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह से चलता था। ओके, मैंने आपको जैसे पढ़ा एक बार इस टॉपिक दैट इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इस पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि गाइस टॉपिक बहुत 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 लंबा है ना गाइस, इसीलिए 1 घंटे का वीडियो बन सकता है। तो इसलिए मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि मेन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या क्या है, इसलिए मैंने आपको ओके। और उस टाइम के सोसाइटी की भी बात करेंगे आज अच्छे से, कि उस टाइम ड्रेस स्टाइल क्या था, फूड हैबिट्स क्या थे, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, वेलफेयर। ठीक है, एंड आल्सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हु रूल्ड देम। ठीक है, और रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, प्लेस ऑफ वर्शिप, ऑब्जेक्ट एंड वर्शिप एंड उसके बाद हम ये सारा पढ़ेंगे। होप सबकी तरह इस टॉपिक अगर हम पढ़ लें तो काफ़ी हमारी अच्छी नॉलेज इकट्ठा हो जाए, और इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छूटे, प्लस 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 और भी नॉलेज के हिसाब से, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं पढ़ना, हमने पहले बताया हुआ है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स एंड सिटीज़। किस तरह से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा जो सभ्यता है वो नगर गांव से लेकर शहरों की तरफ किस तरह से आई। ओके, now in the previous unit we saw how pastoral, nomadic and the agriculture community established themselves in the Indus plain, and how small township having contacts with faraway lands had come to into existence। तो पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था कि किस तरह जो पेस्टोरल नोमैडिक्स हैं वो यहाँ वहाँ से जो यहाँ चरखा यहाँ से यहाँ अलग अलग रूट पे जाते थे अपने कैटल्स वगैरह को लेकर, वहीं पे रहते हैं। किस तरह से उन्होंने सेटलमेंट का रास्ता लाया, किस तरह से वो एक जगह पे सेटल होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, उन्होंने एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर दिया, और वो एक जगह पे रहना स्टार्ट कर गए। ओके, नहीं तो पहले यहाँ घूमते रहते थे। On the foundation of these agricultural communities and small township emerged the Harappa civilization. By the term Harappa civilization, we mean that Harappa society was characterized by the presence of domination of large cities in the phase of history. This would also mean the presence of specialized craftsmen, long distance trade, existence of rich and poor people, and presence of kings. Apart from these general features common of all civilization, that were some particular features of Harappa civilization. In the geographical space where the remains of civilization have been found, communities were using some written script. तो हड़प्पा अगर बाकी सारी साइट्स की बात करें तो हड़प्पा जो था वो काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ही डोमिनेट आप बोल सकते हो, मतलब सुपीरियर था। ठीक है, वो इसलिए था क्योंकि काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो इस हड़प्पा जो था उसमें से फेमस था। सबसे अगर पहले बात की इसको जोग्राफिकल लोकेशन की, तो गाइस हमको पता है हड़प्पा जो है रवि नदी के किनारे पर पड़ता है। ओके,
तो जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। प्लस यहाँ पर जो सिटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की, हमको पता है कि दैट इज़ हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके लिए किसके लिए जानी जाती है, उसके टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती है। किस तरह से उसका जो टाउन, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से जो घर बने हैं वो एक दूसरे को 90 एंगल पे काट रहे हैं, ग्रेनरी यार्ड्स, सारा सब कुछ जो है इसका हाई लेवल के ऑफ क्राफ्ट्समैन, ठीक है, डिज़ाइन आर्टिस्ट, सो यहीं पर थे। ओके, ये सारी चीज़ें। और हम बात करते हैं काफ़ी किंग्स जो है वो, जब हमने बात की सिटाडेल, ठीक है, जो राजाओं के महल वगैरह होते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा पाए गए हैं यहाँ पर। सो दैट इज़, इससे हमको पता था कि जो हड़प्पा, उसका प्रभाव बाकी साइट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा था। ओके, ना यहाँ पर हड़प्पा कम्युनिटी को, हड़प्पा विलेज और उसके साथ जो सारे साइट्स हैं उसको जो दूसरी सिविलाइजेशन है उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। हड़प्पा कम्युनिटी वेर इट वाज सेइंग in Rajasthan or Punjab or Sindh would using the same set of weights and the measures. Okay, copper bronze tools used by them were also unified in design, shape and size. Bricks they use had proportion of 4:2:1:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ आता है हमेशा। तो ब्रिक की रेशो क्या थी, 4:2:1। Some of their towns were also characterized by uniformity of planning of building citadels. The seals, shells, that is shankh, bangles, canals, braids and dice baits of steatite were also uniformly designed in the entire geographical space covered by the cities and civilization. Most of the time Harappan site is identified by the use of pink sheep potteries with bright red slip having standard representation of tree, animal, birds and geometric these uniformity is the material feature of Harappan civilization were the characteristic trait of Harappan civilization. Now नॉट सिर्फ हड़प्पा की, बट ये हड़प्पा सिविलाइजेशन और उसके जो साइट्स हैं उनके बारे में बता रहा है कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है कि किस तरह से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किस तरह से वो एडवांस लेवल की चल सकती थी। वहाँ पर वही सारे वेट सिस्टम, वही सारे मेजर्स, वही सारी एडवांस लेवल की डिज़ाइंस वगैरह यूज़ किए जाते हैं। अगर आप बात करो पर्टिकुलर हड़प्पा की, तो यहाँ पर जो हड़प्पा साइट है वहाँ पर पिंकिश पोइट्री यूज़ होती थी। हमने देखा पोइट्री की जो ऐसे अलग कोई भी घर के ऐसे इक्विपमेंट जिन पर डिज़ाइन बनाई होते थे, ठीक है, तो वो यूज़ होते थे। ओके, जिस पे बिल्कुल सही तरीके से स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन किसकी, जिस पे ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स जो मैटर उसके उन टाइम की जिस तरह से कंडीशंस थी वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन पोर्ट्रीज पे, जो कि आज के टाइम में हमको मिली थी, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मिटीज़, ये फीचर्स हड़प्पा सिविलाइजेशन के हमको मिलते हैं। ओके, जिससे पता लगता है कि हड़प्पा फ्रॉम विलेज टू सिटीज़, टाउन की तरफ किस तरह से बढ़ रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जोग्राफिकल स्प्रेड, कि हड़प्पा कितना फैला हुआ था, ठीक है। वैसे तो हड़प्पा पर काफ़ी ज़्यादा फैला था। स्कॉलर जनरली बिलीव दैट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक्सिस रिप्रेजेंट द हार्टलैंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ये तीन जो साइट्स हैं ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की हार्टलैंड कही जाती है। मोस्ट ऑफ हड़प्पा सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन दिस रीजन, ठीक है। इसी रीजन में जो ज़्यादा जो साइट्स थी वो इसी रीजन में थी, तो मतलब मेन सेंटर बोल सकते हो। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई सर्टन यूनिफॉर्मिटी। दिस एंटायर जोन इज फ्लैट स्ट्रेच ऑफ लैंड हैविंग सिमिलर सबसिस्टेंट पैटर्न। Snow melt from the Himalayas and monsoon rain define its flooding patterns. This would create similar kinds of possibility for agriculture and pastoralism. तो यहाँ पर मैं बताया गया कि ये वाला इलाका इस जैसे ये वाला इस वाले इलाके में जो ज़्यादा साइट्स हैं हड़प्पा की वो पाई गई हैं। अब क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लेन एरिया है। ओके गाइस, तो हिमालयंस की जब स्नो पिघल के आती है, ठीक है, जो पानी उसको मिलता है उसकी वजह से जो रिवर्स आती हैं, जो ये वाला एरिया है वो फर्टाइल होता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा रेन वगैरह भी होती है। तो ये सारी कंडीशन है इसको फिट करती है, ये सारी कंडीशंस को सुपीरियर बनाती है यहाँ पर रहने के लिए। ओके, द कच्ची प्लेन ऑफ द वेस्ट ऑफ इंडस सिस्टम इज़ द ट्रांजिशन जोन ऑफ ईरानियन बॉर्डरलैंड्स, ठीक है। देखो इनका ईरान के बॉर्डर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड सिस्टम था, वो उनके साथ बॉर्डर वगैरह मिलता था। ओके, it is flat alluvial outwash located at the foot of Bolan Pass and Lake Manchar। तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, बोलन पास और लेक मंचर। ओके गाइस, it is an inhospitable country and except for its periphery it is completely dry। sites like Osharo, ये साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेयर है, ये बड़ी बड़ी कम मिलती है, इसलिए आपको यहाँ से याद रखना है। ओके, दोशारो, जोदारो एंड अली मुराद हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द एरिया। ओके, तो ये जो ईरानियन बॉर्डर है उस साइड पे है। ओके, द सेटलमेंट्स ऑफ सुतका को एंड सुतकागदोर और मकरट कोस्ट रिप्रेजेंट द डेटिएस्ट पार्ट ऑफ द हिली बलूचिस्तान एरिया, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा डेटिएस्ट पार्ट था। ओके, ये वाला एरिया। दे आर
नाउन वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ हड़प्पा। तो वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ हड़प्पा ये वाला इलाका जो है इन साइड्स को जाना जाता है। ओके, The Harappan settlements at Shaturgai in northeastern Afghanistan seems to have been isolated colonies of Harappans। तो देखो मेन जो इलाका है वो पंजाब सिंध ये वाले इंडस रिवर वाला सिस्टम जो है वो यहीं पर है, ठीक है। जो बाकी यहाँ पर ईस्ट वेस्ट वगैरह में है ये दूर दूर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड साइट्स थी। उसमें उन सभी आइसोलेटेड साइट्स में दैट इज शतुंगाई जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान के इलाके में आती है, तो ये भी उसमें काफ़ी आइसोलेटेड साइट थी जो जिसके आसपास कोई हड़प्पा की साइट नहीं थी, बट ये भी आती है हड़प्पा के अंडर थी। नाउ ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ सिविलाइजेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द सच सेटलमेंट्स एट बाड़गांव, मानपुर एंड आलमगीरपुर सबसिस्टेंस नोट्स। अच्छा, तो वेस्टर्न की अगर ईस्टर्न की बात अगर ईस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो इंडिया के यूपी जो तक जो कि आलमगीरपुर, मानपुर, बाड़गांव यहाँ तक जो इसका जो एरिया था वो था। ओके, नाउ दिस एरिया हैज़ हायर रेनफॉल एंड डेंसर फॉरेस्ट, क्योंकि हमको जानते हैं कि ये एरिया जो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल है यहाँ पर पड़ता है। ओके, और डेंसर काफ़ी ज़्यादा घने घने जंगल भी हैं जो कि ओबियसली उस टाइम के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहे होंगे। नाउ इट फॉल्स outside the zone of pastoral nomads and fall in the wheat producing area, therefore it would pose different kinds of problem of settlements. This is why some scholars believe that this area represents an independent cultural province receiving stimulus from the Harappan। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में कैसे थे, पेस्टोरल थे, लेकिन ये वाला एरिया जो है पेस्टोरल के लिए नहीं, कल्टिवेशन एरिया था, सो इसलिए उन पेस्टोरल को यहाँ पर रहने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी। ओके, नाउ Manda in Jammu and Ropar in Punjab represent the northern extremist of Harappan civilization in India. The settlement of Dayamabad in Maharashtra and Bhagartav in Gujarat might have been from the southern frontier of Harappan। Now अब हमने पूरे के पूरे दैट इज का ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न चारों के चारों जो बाउंड्री हैं बॉर्डर लाइन थे हड़प्पा की वो पढ़ ली है। आई होप आज के बाद जब भी हमको हड़प्पा के बारे में अगर हड़प्पा के बॉर्डर लाइन के बारे में पूछेगा तो आप आराम से जवाब दे सकोगे। ओके, बट अगर हम बात करें इसके सेटलमेंट पैटर्न्स के तो ये अनस्टेबल थे गाइस। ओके, इन गुजरात टू सेटलमेंट पैटर्न वाज नॉट यूनिफॉर्म। तो गुजरात में भी जो सेटलमेंट पैटर्न थे वो यूनिफॉर्म नहीं थे, मतलब अलग अलग देयर वर स्मॉल डिसेक्टेड प्लेटेज एंड स्कार्पलैंड्स इन द कच्छ एंड काठियावाड़। तो देखो ये इन जगहों पे अलग अलग तरह के जो साइट्स उन जो प्लेटेज हैं वो मिले हैं। ऑन द अदर हैंड दिस एरिया हैड लार्ज सी कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ कम्बे एंड रन ऑफ कच्छ। हड़प्पन इन गुजरात वर फैमिलियर विद द राइस एंड मिलेट्स। तो जो हड़प्पा के सिविलाइजेशन के जो लोग थे जो कि गुजरात में रहते थे, ठीक है, तो वो राइस एंड मिलेट्स के साथ काफ़ी फेमस थे, मतलब उनको खाना वगैरह पसंद करते थे, उनको जानते थे, वो इन फसलों को जानते थे। ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंट साइट्स में सबसे पहला हमारा आता है हड़प्पा। हड़प्पा was the first site excavated from the 1920s onward. Archaeologists like Dayaram Sahni, M.S. Watts and Mortimer Wheeler carried out excavation at Harappa. It is located in the bank of Ravi in western Punjab. In terms of size and variety of objects discovered in the it ranks as premier city of the Harappa civilization। तो अभी तक ऐसे कोई बात नहीं जो हमने पढ़ी नहीं है। हड़प्पा सिविलाइजेशन अगर 20 के टाइम पे स्टार्ट हुई, लेकिन अगर मोस्ट फेमसली वाइडली ये सब किया जाता है हड़प्पन का जो टाइम पीरियड है वो 1921 बाय दयाराम साहनी। ओके, और हड़प्पा जो है वो रावी रिवर के किनारे आती है। Since these people were not producing food for themselves, someone else who would have to do it for them. Productivity was low and transport was quite difficult. Thus, for maintaining these non-food produces and the community would have to mobilize a very large number of people for producing and transporting food from food producing areas। उस टाइम के मैंने आपको बताया कि जो पेस्टोरल थे काफ़ी ज़्यादा किन्हीं चीज़ों से जब वो फैमिलियर किन्हीं चीज़ों से जब जानकार नहीं होते थे, राइट, तो अब यहाँ से वहाँ ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी करने में काफ़ी दिक्कत काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ लेबर फोर्स वहाँ पर यूज़ होती थी प्रोड्यूसिंग उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए भी। ओके, however these areas would not have been very far from the cities because the transportation of grains was done by bullock carts and the boats. Some scholars have suggested that the surrounding villages might have been engaged in the shifting cultivation and in minor floods plants by the rivers। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन मुल्क आज के टाइम पे आप बोल सकते हैं मुश्किल हो सकती है। बात उस टाइम के टाइम पे क्या होता था, उस टाइम के टाइम पे बैलगाड़ी होती थी गाइस, बैलगाड़ी। ओके, तो आप देख सकते हो गाइस ये है हड़प्पा का एक दीवार एक मोमेंट है कि काफ़ी ज़्यादा फोर्टिफाइड किया गया, काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है। ओके, ये
हड़प्पा के बाद जो काफ़ी हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट आती है वो आती है मोहनजोदारो। ओके, मोहनजोदारो जो कि लारकान डिस्ट्रिक्ट सिंध में है। किसके इन नाम से ही पता चलता है, इंदस, ठीक है, इंदस से इंदस नदी के किनारे है मोहनजोदारो, ठीक है। इसको लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा, देखो एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है, लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा भी कहा गया है। Most of information regarding town planning, house seals and sealing of civilization comes from the site. Excavation began here in 1922. Okay, with Rakhal Das Banerjee and Sir John Marshall taking up the work. Later on, Mackay and George Dressel also excavated some small-scale excavation and plotting of these sites continue up to 1980s तक। अच्छा, नाउ अगर बात की जाए इसकी तो, लेकिन हम सबसे मतलब मोहनजोदारो के बारे में आपको मैं सिंपल फैक्ट बताता हूँ। मोहनजोदारो की अगर हम बात करें तो लोकेटेड लारकान डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध में इंडस नदी के किनारे, ठीक है। और दूसरी बात है लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पर सील्स वगैरह, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग, और उसके बाद फेमस फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज़ द ग्रेट बाथ। आपने मोहनजोदारो मूवी देखी हो तो उसमें आपको बताया कि नहाने की जगह एक स्विमिंग पूल टाइप का होता था। एंड नेक्स्ट इज एक्सक्यूटर का कौन था, वो था राखल दास बैनर्जी 1922, ठीक है। जॉन मार्शल का नाम इतना कम ही आता है। इतनी बातें जो थी वो आपको याद रखनी है मोहनजोदारो के बारे में। तो ये है गाइस मोहनजोदारो के कुछ साइट्स का व्यू। Excavations show that people lived here for a very long time and went on building and rebuilding houses at the same location. As a result of the height of remains of buildings and the debris is about 75 feet, 75 feet की देखा height है, okay. Ever since the time occupation was there regular flood at Mohenjo-daro which caused deposition of alluvial soil. The continuation deposition of silt over the centuries has raised the level of land around Mohenjo-daro and about 30 feet around groundwater table has risen correspondingly. Thus, the oldest building in Mohenjo-daro have been found at the about 39 feet above the level of modern level at plain. Archaeologists have not been able to excavate these levels up because rise of water table. अच्छा, तो यहाँ पर बताया गया कि जब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो काफ़ी जब डाउनफॉल हो गई तो जो वहाँ के लोग हैं ऐसा लगता था कि वो वहाँ पर काफ़ी सभ्य से रह रहे हैं, लेकिन जब वो वहाँ से छोड़ के चले गए तो कुछ प्राकृतिक कंडीशंस की वजह से वाटर लेवल के बढ़ने की वजह से 30 फीट तक जो है वो रेज हो गए थे। ओके, तो आज के टाइम पे देखा जाए तो हमको ये पता लगा बड़ा मुश्किल हो गया कि किस तरह से सिर्फ वाटर लेवल के बढ़ने से उस जगह की टोपोग्राफी, उस जगह का जो हालत है कैसे बदले। नेक्स्ट है कालीबंगर। नाम से पता लगता है कि दैट इज कालीबंगर। द सेटलमेंट ऑफ कालीबंगर इज लोकेटेड इन द राजस्थान अलॉन्ग विद द ड्राइड अप बेड ऑफ घाघर, ठीक है। As pointed out earlier, this area has had the largest concentration of Harappa settlements. Kalibangar was exploited in 1960s under the guidance of B.K. थापड़, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कालीबंगर के बारे में, सभी इसको रट लें प्लीज़। ओके, तो राजस्थान के में ये लोकेटेड था घाघर, ताकि इसका एरिया मिलता था, ठीक है। तो 1960s के टाइम पे बी के थापड़ के द्वारा इसकी जो खुदाई वगैरह इसकी जो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और अगर ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा जो कालीबंगर वाला एरिया, ठीक है, उसी एरिया में सबसे ज़्यादा हड़प्पा की साइट्स है। ओके, सो किसी भी साइट के अगर बारे में आपको सबसे बड़ी बात जाननी हो तो उसकी लोकेशन कहाँ पर है, उसको किसने ढूंढना, सो ये वाली टर्म्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मेन आप इसी पर फोकस करना। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। It shows significant variation from the Harappa in the sphere of religious beliefs. Some scholars have suggested that Kalibangan might have been part of eastern domain of Harappa civilization in the area present-day Haryana, East Punjab and western UP. Harappan sites like Bara, Siswal and Alamgirpur have been discovered. The evidence of presence of distinct local tradition pottery along with the Harappa pottery. Kalibangan might have been a mediator between the Harappa culture zone and eastern provinces. So ये बोला जाता है कि दैट इज जो कालीबंगन था ना वो कहीं ना कहीं इट इज़ द ब्रिज यू कैन से, ठीक है, या इंटरमीडिएटरी बिटवीन द ईस्टर्न साइट्स एंड द वेस्टर्न साइट्स, ओके, द सेंट्रल साइट ऑफ हड़प्पा। सो यू कैन से दिस, ओके गाइस, क्योंकि जो कालीबंगन था वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो था ही था हड़प्पा के साथ, लेकिन इनके साथ भी था। सो जो हड़प्पा के टाइम पे जो कल्चर्स वगैरह जो होते थे वो कहीं ना कहीं कालीबंगन के, क्योंकि कालीबंगन इस एरिया के जो मेन था, ठीक है, तो इस एरिया में जो भी लोकल लेवल के जो साइट्स थी वो सारी जो डायरेक्ट कालीबंगन को फॉलो करते थे। सो मतलब कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली हड़प्पा को ही फॉलो कर रही हैं। ओके,
नेक्स्ट हमारी साइट आती है लोथल। लोथल की बात करें तो इन गुजरात सेटलमेंट सच एज रंगपुर, सुतकंगदौर एंड लोथल हैव बीन डिस्कवर्ड। सो ये सारी तीनों के तीनों साइट जो है गुजरात में डिस्कवर्ड हुई हैं। लोथल इज लोकेटेड इन द कोस्टल फ्लैट्स ऑफ गल्फ ऑफ कम्बे। तो गल्फ ऑफ कम्बे आपने सभी ने गूगल मैप पे ढूंढ लेना है, ज़रूर ढूंढ लेना है। This place seems to have been outpost for sea trade and with contemporary West Asia societies. Excavator justice S.R. Rao claims to have discovered dockyard here. उन्होंने ये क्लेम किया था कि यहाँ पर उनको एक डॉकयार्ड मिला है। नाउ गाइस, अगर हम बात करें लोथल की या फिर अगर हम बात करें किसी भी एरिया की जो कोस्टल एरिया है, तो वो किसके लिए यूज़ होगा? ऑब्वियसली ट्रेड के लिए होगा। किस ट्रेड के लिए यूज़ होगा? दैट इज़ सी ट्रेड। ठीक है, सी ट्रेड के लिए यूज़ होगा। तो लोथल जो है काफ़ी ज़्यादा एक पोर्ट था। और अगर हम बात करें ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन, तो लोथल को कहा जाता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड नेक्स्ट इज सुतकंगदौर, जो ये साइट है, ठीक है, लोकेटेड मकरान कोस्ट विच इज़ क्लोज टू पाकिस्तान इन ईरान बॉर्डर। तो इन पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के पास से पड़ता है ये एरिया। ओके, एट प्रेजेंट द सेटलमेंट इज landlocked in dry in hospitable plains. Town had citadel around by stone wall built for defense. Its location is an inhospitable area can only be explained by need of seaport and for trading. तो मतलब काफ़ी खस्ता हालत में देख सकते हो आप इसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दो कंट्रीज़ के बीच में जो इन हॉस्पिटल कंडीशंस है, अनफ्रेंडली सिचुएशन, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव वॉल्स वगैरह भी बनाई गई है यहाँ पर गाइस। ओके, अब अपने ये सारी इनको वो करना है। आई होप कि ये तो बड़ा आसानी होगा आपके लिए। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग। तो गाइस, अगर टाउन प्लानिंग की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट लाइक मोंटिमर, व्हीलर एंड स्टुअर्ट पी गॉड बिलीव दैट हरप्पन टाउन्स have a remarked unity of conception. This was suggested by the division of each town in two parts. In one part it was a citadel where the ruler was staying. In the other portion of town lived the ruled and the poor. अच्छा, सो यहाँ पर जो स्कॉलर्स हैं दैट इज़ लाइक मोंटेमर, व्हीलर और स्टुअर्ट पीगर, उन्होंने ये बोला कि जो उनका जो पूरा टाउन था, जो पूरा एरिया था, उसको कहीं ना कहीं जो है उनके रूलर्स के द्वारा, उनके जो उस टाइम के जो लोग थे उनके द्वारा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में जो अमीर लोग बोल सकते हैं ना, एक अगर आपने मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक टाइम पे कहीं कैसे बड़ी बड़ी लंबी बिल्डिंग्स होती है, तो यहाँ पर स्लम्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे घर होते हैं लोगों के। तो ये बात है। तो इस वाले पोर्शन को सिटाडल बोलते थे, इस वाले पोर्शन को हायर बोलते थे। एंड यहाँ पर जो छोटे लोग होते थे, गरीब लोग, एवरेज, वो यहाँ पर रहते थे। ठीक है, सो इसी तरह से इनको उन्होंने हरप्पा सिविलाइजेशन को भी यहाँ पर डिवाइड किया हुआ। ओके, दिस यूनिटी ऑफ प्लानिंग वुड आल्सो मीन दैट इफ़ यू वर वॉकिंग इन द स्ट्रीट ऑफ हरप्पा, houses, temple, granaries and street themselves will almost identical to those of Mohenjo-daro and any other हरप्पा टाउन्स विद द मैटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि कहीं ना कहीं जो अगर आप वहाँ से उनकी गलियों से चलोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि इन साइड से जा रहे हो, क्योंकि आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके का था। द इंटायर आइडिया ऑफ योर यूनिटी ऑफ कंसेप्शन वाज derived फ्रॉम द नोशन ऑफ कम्युनिटी ऑफ फॉरेनर्स suddenly conquering the Indus Valley and building new towns. Such towns were designed to separate and the native forms of rulers. Thus, the rulers built citadels which kept them in the glorious isolation. Such ideas of sudden emergence of Harappan towns and unity of planning आर बीइंग इंक्रीजिंगली रिजेक्टेड बाई न्यू स्कॉलर। सो यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से जो राजा महाराजा थे अपने आप को एक आइसोलेटेड एरिया में रखना चाहते थे, उनको एक अपने ग्लोरी शो करने की, तो दैट इज़ जहाँ पर हम रहेंगे वो अकेला ही हमारा ही इलाका होगा। उसके बाद अगर बस्ती की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 100,000-2,000 लोग बैठेंगे, राइट, यहाँ पर 2,000-3,000, लेकिन जो रूलर है वो अकेला ही एक ऐसी जगह से टटल, एक ऐसी ऊंचाई पोजीशन में जहाँ पर सिर्फ उसी का महल होगा, उसी का पैलेस होगा, राइट। सो अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए जो वो रूलर था वो आइसोलेटेड में भी रहना पसंद करते थे। तो इन साइड्स की आपकी सबसे बड़ी विशेषता है उनके डायरेक्शन। ओके, जो वेस्ट साइड में है वो है सिटाडल्स और जो ईस्ट साइड में है वो है पुअर पीपल्स, जिनको रूल किया जाता है इनके द्वारा। ओके, द सिटाडल, एक मिनट, द सिटाडल वाज बिल्ट ऑन द हाई पोडियम ऑफ मड ब्रिक। इट सीम टू हैव बीन कंटेन लार्ज स्ट्रक्चर विच माइट हैव फंक्शनड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिचुअल सेंटर। तो जो सिटाडल्स वगैरह होते हैं, जहाँ मैंने आपको बोला ना एक टाइप का राजा का महल होता था, वो काफ़ी हाई पोजीशन में अच्छी जगह से अच्छी चीज़ों से बनाया जाता था,
जिसको एक रिप्रेजेंट करना था, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, वो एक समाज का एक जो बड़ा अहम हिस्सा है ऑब्वियसली, क्योंकि हर राजभार जो है वो उसके बाहरी का जो अगर बात करें दरबार की बात करो या फिर जो शाहिद बाजार लगता है वो भी सिटाडेल, दैट इज़ जो उनका पैलेस है राजा के उसके बाहर ही लगता था, ठीक है। गाँव में इतना बड़ा होता नहीं था कुछ, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर है वो भी वहीं पर कंस्ट्रक्ट होते थे। द लोअर सिटी कंटेंट रेजिडेंशियल एरिया इन द मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। द सिटाडेल वाज सराउंडेड बाय ब्रिक वॉल एट कालीबंगल, बोथ द सिटाडेल एंड द लोअर सिटाडेल वाज सराउंडेड बाय वॉल, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की अगर बात करो तो वहाँ पर ब्रिक वॉल से जो महल है उसको प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन अगर हम बात करें कालीबंगन की तो बोथ दैट इज सिटाडेल प्लस जो लोअर सिटीज़ है उसको वॉल से कवर किया गया है, ओके। Obviously, this kind of alignment of streets and houses represent consciousness town planning. However, the resources of town planners in those days would be very limited. ठीक है, सो काफ़ी अच्छी तरीके से फिर भी इन्होंने उनके जो उस टाइम के जो हाउस डेवलपर्स थे उन्होंने की, हालांकि उनके जो उस टाइम के जो सोर्सेज थे वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड में थे, लेकिन फिर भी दिस अजम्पशन इज बेस्ड ऑन द फाइंड्स from Mohenjo-daro and Kalibangan, where the street stages from block to block on the alignments of streets and buildings is in one part of Mohenjo-daro are quite different from the rest of areas. Now यहाँ पर ये बात क्यों की है, दैट इज़ मोहनजोदारो के एरिया में, मोहनजोदारो के साइड में हमको कुछ ऐसी जगहें मिलती हैं, स्ट्रीट्स, कुछ ऐसी गलियाँ, कुछ ऐसी और चीज़ें मिलती हैं जिससे हमको पता लगता है कि वहाँ के जो कारीगर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट लेवल के हैं, मतलब एक तरफ से बोल सकते हो, क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो के भी वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे डिज़ाइन निकालते हैं, एक अच्छी तरह से वो उसको बनाते हैं जो कि बाकी साइड से बिल्कुल अलग है, ओके। देखो यहाँ पर खुद बताया गया है दैट इज़ मोहनजोदारो was not constructed in the homogeneous horizontal units. In fact, it was built in the different times at Harappa and Mohenjo-daro. Baked bricks are used for buildings. तो हरप्पा और मोहनजोदारो में कौन सी ब्रिक्स यूज़ होती थी, दैट इज़ बेक्ड, मतलब जिनको पकाई वाली ईंटें हैं, मीटों को पकाते हैं ना, ठीक है। बट अगर हम बात करें कालीबंगन में तो मड ब्रिक्स यूज़ होती थी। इन सेटलमेंट लाइक कोडीजी एंड अमीरी इन सिंध वर दोज नॉट फोर्टिफिकेशन ऑफ सिटी। तो इन जगहों पे फोर्टिफिकेशन मतलब वॉल वगैरह लगाना जिले के आसपास, उनको फोर्टिफाई करना, ठीक है, वो नहीं होता था। नेक्स्ट, द साइट ऑफ सुरकोटाडा इन कच्छ वाज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड द बिल्डिंग मटेरियल्स वाज बेसिकली मड ब्रिक्स एंड लम्प्स ऑफ मड। तो अगर हम बात करें सुरकोटाडा की, उसको 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओके। तो जो बिल्डिंग मटेरियल है जो बनाने के लिए, दैट इज़ मड ब्रिक्स यूज़ की गई हैं उनको बनाने के लिए। बट हमने बात की थी इससे पहले, दैट इज़ हड़प्पन्स कौन से यूज़ करते थे, बेक्ड एंड अनबेक्ड स्टैंडर्ड साइज, क्या थे रेशो 4:2:1। दिस शोज दैट इट वॉज नॉट द इंडिविजुअल हाउस ओनर हु मेड देयर ओन ब्रिक, बट द ब्रिक मेकिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन लार्ज स्केल। सिमिलरली cities like Mohenjo-daro showed excellent agreement for sanitation. Wastewater for houses would pass through connected with the public drain aligned to the margin of streets. This again indicate the presence of civic administration which would take the decision of similar sanitary requirements of town man. तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम भी उनका बनाया हुआ था, ओके। तो ये थी हड़प्पन्स की टाउन प्लानिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, आपने तो देख ही लिया होगा ना। अब हम उनकी लार्ज स्ट्रक्चर्स वगैरह भी देख लेते हैं। तो इन हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड कालीबंगा, द सिटाडेल एरिया कंटेन मोनुमेंटल स्ट्रक्चर विच मस्ट हैव हैड स्पेशल फंक्शंस। दिस इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट दे स्टूड ऑन हाई मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। तो ये इससे बात हमको पता है, दैट इज जो उन्होंने स्ट्रक्चर में जो फोर्टिफिकेशंस की थी उससे हमको पता लग जाता कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्ट्रक्चर उस एरिया में उन जगहों पे बने हुए होंगे। Among these structures is the famous Great Bath of Mohenjo-daro. इन सभी स्ट्रक्चर में सबसे फेमस कौन सा, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, स्विमिंग पूल टाइप का था जिसमें एक ट्रेडिशनली तरह से एक नहाया जाता था। वो आज तक पता नहीं लगा क्या था, लेकिन मोहनजोदारो मूवी में भी हमको बताया गया है, ओके। दिस ब्रिक बिल्ड स्ट्रक्चर मेजर्स दैट इज 12 मीटर by 7 मीटर एंड अबाउट 30 मीटर डीप, ओके। Now, bed of the bath was made watertight by the use of bitumen. Water was supplied by large well in an adjacent room. There was corbelled drain of disgorging water too. The bath was surrounded by
porticos and sets of rooms. Scholars generally believe that the place was used for ritual bathing of kings and priests को, तो किंग्स और प्रीस्ट के लिए रिचुअल बाथिंग के लिए मतलब ये यूज़ किया जाता था, इस ग्रेट बाथ। तो काफ़ी ज़्यादा इस ग्रेट बाथ के ड्रेनेज, जिसको किस तरह से फिल, किस तरह से ड्रेन किया जाए, वो वगैरह सारा सिस्टम हाईली था। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरह से कुछ दिखता था ग्रेट बाथ। ओके, ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं। और अगर हम बात करें तो अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड इन द सिटाडेल मोड ऑफ मोहनजोदड़ो इज ग्रेनरी। तो ग्रेनरी भी मिली है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 27 ब्लॉक ऑफ ब्रिक वर्क क्रिस क्रॉस्ड बाय वेंटिलेशन चैनल्स। नेक्स्ट क्या है, अनदर साइड ऑफ ग्रेट बाथ इज लॉन्ग बिल्डिंग्स दैट इज 230 into 78 feet. Okay, which was identifies the residence of very high officials। काफ़ी हाई ऑफिशियल्स मतलब जो राज्य के कार्यभार संभालने वाले बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे, बड़े बड़े कर्मचारी थे, उनके लिए माने जाते थे। ओके, इट इंक्लूड्स एन ओपन कोर्ट ऑफ 33 स्क्वायर फीट ऑन विच 3 verandas ओपन। अनदर सिग्निफिकेंट बिल्डिंग कौन सी थी, दैट इज असेंबली हॉल, दरबार, काफ़ी ज़्यादा लंबा, काफ़ी बड़ा। ओके, it had a 4 row of 5 bricks plinths upon which wooden columns were irrigated. In a row of rooms to the west of it was found seated male statue। तो काफ़ी मतलब जैसे महिष्मती मूवी देखी है बाहुबली, उस तरह से काफ़ी ज़्यादा बड़ी असेंबली हॉल है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर एक इंसान दैट इज़ द रूलर बैठा हुआ है, वो बताया हुआ। ओके, ना नेक्स्ट इज कालीबंगन। कालीबंगन जो है उसको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के साथ मतलब सिमिलरली कंपेयर किया गया। बट अगर हम बात करें कालीबंगन की, तो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट या मोस्ट यूनिक था दैट इज फायर अल्टर, यज्ञ हवन कुंड। ठीक है, अ सीरीज ऑफ बिग प्लेटफॉर्म वाज डिस्कवर्ड, वन ऑफ देम वाज फाउंड रो इन 7 फायर अल्टर्स एज वेल एज पिट कंटेनिंग एनिमल्स बोन्स एंड एंटलर्स। ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउसिंग पैटर्न्स। The average citizen seems to have been lived in block of houses in lower city. Here too there were variation in the size of houses, could be single room in a tenements meant for slaves like the ones discovered near the granary at Harappa। ठीक है, जो ये ट्रेड्स के लिए स्लेव्स के लिए होता था, मतलब एक ही कमरा, बड़ी बुरी कंडीशन उसकी और गया। There were other houses complete with courtyards and having आफ्टर 11 रूम्स, और घर जिनमें 12 वगैरह कमरे हैं। ठीक है, अच्छे सारे रहते हैं। द बिगर हाउसेज वर प्रोवाइडेड विद प्राइवेट वेल्स एंड टॉयलेट्स। दीज हाउसेज हैड मच द सेम प्लान, अ स्क्वायर कोर्टयार्ड अराउंड विच वेयर अ नंबर ऑफ रूम्स। द एंट्रेंस टू द हाउसेज वर फ्रॉम द narrow lanes which cut the streets and right angles, no window faced the street। This means that the road वार्ड फेसिंग द हाउसेज वुड लाइक द रो लाइब्रेरी का। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाउसिंग की कंडीशन बताइए। जो स्लेव्स वगैरह होते थे उनकी बड़ी बुरी कंडीशन होती थी, उनको एक रूम में रहना पड़ता था। ठीक है, लेकिन बाकी जो नॉर्मल घर देखो तो उसमें 10 से 12 कमरे वगैरह होते थे नॉर्मल। ओके, कोर्ट यार्ड मतलब लॉबी वगैरह, और एंट्रेंस जो घर का वो है रोड की साइड रखते थे। ओके, द डेस्परेशन हाउसेज and township of the Harappan civilization indicates that there were people who belonged to owned changes। एक मिनट। Yes, the description of houses and township of Harappan civilization indicates that there were people who lived who owned large houses. Some of them bathed in the exclusive swimming pool. There are others who lived in the barracks. One can say with certainty that those who lived in the large houses belong to the rich class, whereas those who living in the barracks might have been part of servile class of laborers। The houses in the lower city also contain a large number of workshops, water scales, diets, pots, and shops of metal workers, shell ornaments में मार्केट्स एंड द बेड मेकर्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पर बताया गया दैट इज़ हर एक रियलिटी बताई गई है कहीं ना कहीं सोसाइटी की, दैट कहीं ना कहीं एक अपर क्लास होती है एंड कहीं ना कहीं एक मिडिल लोअर क्लास होती है गाइस। तो हम देखते हैं कि जो उस टाइम का जो मार्केट था उसका जो ट्रेड सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा था। जो लोग जो मार्केट वगैरह में जिनकी शॉप्स वगैरह होती थी, ओके, लालाजी वगैरह जिनको बोलते थे,
उन टाइप के लोगों के घर जो थे अपर क्लास में रहते थे, काफ़ी ज़्यादा वो रिच घरों में रहते थे, ठीक है गाइस, जिनके पास अपने घर थे। या जैसे कि मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो में ग्रेट बात था जाके स्विमिंग टाइप का, तो अपने घर में उनके पास वैसे सभी साधन होते थे। बट जो उसी के कंपेरिजन में दूसरे टाइप के भी लोग होते थे जो कहीं ना कहीं उनके अंडर काम करते थे, जो कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे गाइस। तो उनको कहीं ना कहीं छपड़े में वैसे तो एक टीन के घरों में रहना पड़ता था, ठीक है, मिट्टी के घरों में रहना पड़ता था। सो कहीं ना कहीं इन्होंने सोसाइटी की बात बताई है यहाँ पर। सेकंड इज पोट्री। तो पोट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो देखते हैं among the remains discovered at Harappan civilization, pottery form an important category. It represents the blending of certain ceramic traditions of Balochistan and the culture system of Indus system. Most of Harappan pottery is plain, but the substantial part treated with the red slip and black painted decoration. अब हम बात करें यहाँ पे, तो हमने पेंटेड ग्रे वेयर पढ़े थे, RNPGW भी पढ़े थे, ठीक है। तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं जो है पोट्री के ही मतलब बारे में बताते हैं कि दैट इज़ का हड़प्पन सिविलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा वाइड है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग बड़ी जगहों पे फैली है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की पोट्री है गाइस, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मैक्सिममली वो प्लेन और होती थी, बट अलग अलग जैसे बलूचिस्तान वाले इलाके में, ऊपर नॉर्थ वाले इलाके में वो काफ़ी अलग तरीके से बनाई जाती थी, ओके, विद रेड स्लिप एंड ब्लैक। The painted decoration consists of horizontal lines and vertical thickness, leaf patterns, scales, jacks, checkers, selective works, palm and people trees, birds, fishes and animal also shown। तो मैंने आपको बताया क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक यहाँ के लोग जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं नेचर के साथ जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर बिल्कुल अपने जो उन सारी चीज़ों में वो नेचुरलिटी दिखाना चाहते थे गाइस। इवन कि आज के टाइम के आप जब हमारे घर की बात करो, हमारे घर में कोई चीज़ आती, पेंटिंग्स आती है, गिलास बाउल्स लगाते हैं, तो उनमें यही चीज़ें बनी हुई होती हैं, ओके। Among notable shapes found in the Harappan pottery are pedestal, dishes, goblet, cylindrical vessel performed all over and various of other kind of bowls, okay, जो मैंने आपको बताया अभी। The uniformity in the forms and paintings on pottery is difficult to explain. Normally the explanation of uniformity is the fact that local patterns made the pottery, but in areas like Gujarat and Rajasthan, the variety of other kinds of potteries continue to be produced along with the Harappan pottery. Some of pottery has shown marks of stamp which make indicate that few varieties of vessels are traded also. However, it is still unclear how such large exhibition and तो यहाँ पे बताया था दैट इज यूनिफॉर्मिटी बता रहा है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कहीं ना कहीं सेम होती है, लेकिन अगर बात करें गुजरात और राजस्थान की तो इसकी काफ़ी ज़्यादा अलग थी, ओके। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ऐसे पढ़ने के लिए बताया हुआ है, ओके, एग्जामिनेशन पढ़ने में से। टूल एंड इम्प्लीमेंट्स की बात कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमको पता है दैट हड़प्पा जो थे वो पेस्टोरल्स थे, ठीक है। तो देख लेते हैं उस टाइम क्या क्या यूज़ करते थे। Tools and implements used by Harappan also show a striking degree of uniformity in design and technique of production. They were using tools made of copper, bronze and stone, ठीक है। तो उस टाइम देख सकते हैं कि दैट इज चालकोलिथिक टाइम पीरियड की हमने बात की थी। इस टाइम पीरियड के बाद जो आता है कहीं ना कहीं ब्रोंज यूज होना स्टार्ट हो चुका है। द बेसिक टूल्स टाइप आर फ्लैट एक्स, सेल्स, नाइफ्स, स्पेयर हेड्स एंड एरो हेड्स। तो मैं आपको जाके नीचे दिखाऊंगा, ठीक है, ये सारे हथियार। In the later stage of civilization, they were also using daggers, knives, and flat tongues. They were familiar with the techniques of casting bronze and copper. Stone tools were also in common use. ठीक है, they were represented in the large-scale factory strikes like Sukur in Sindh and when sent to वेरियस अर्बन सेंटर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हो डेवलपमेंट होने लगी। एक पर्टिकुलर पत्थर के कोने कीले पत्थर से उन्होंने स्टार्ट किया, और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं वेपन्स की फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट हो गई गाइस। तो ये सारे हथियार वो यूज़ करते थे कहीं ना कहीं अपने सर्वाइवल के लिए। आयरन और ब्रोंज का भी करने लगे, इन दोनों का मिक्सचर बना के एलॉय बनाने लगे, ठीक है। जो पत्थर जो था वो तो कॉमनली यूज़ होता ही था, ओके। सो देख सकते हो अब गाइस कुछ उनके पत्थर जो है हथियार वगैरह, ओके। तो देखो पहले के कंपेरिजन में काफ़ी बदलाव आ गया हुआ है, ओके, देख सकते हो। सो इसी के साथ कहते हैं हम आज का अपना टॉपिक ख़त्म, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू एंड बाय बाय।